बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। यानी हम देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो क्यों हो रही है और उसके क्या जो है वो असरात हो सकते हैं वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 20वीं सेंचुरी हिस्ट्री यूक्रेन की, ताकि हमें समझ आ सके कि वॉर क्यों हो रही है, कॉजेज ऑफ वॉर डिस्कस करेंगे, इसके कंसिक्वेंसेज देखेंगे क्या होंगे, पाकिस्तान के साथ इसको लिंक करके देखेंगे और एट द एंड इसको कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक साइड पे रशिया है, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो यूक्रेन है। और यहाँ आप देखिए कितना बड़ा जो बॉर्डर है वो रशिया और यूक्रेन का जो है वो एक साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी जो है हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो यूक्रेन जो है वो रशिया का ही पार्ट रहा मोस्टली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी इस टाइम पे हमने देखा कि 24 फरवरी से जो है एक वॉर जो है वो रशिया ने लॉन्च की है यूक्रेन के खिलाफ, सिर्फ इस वजह से और ये बहाना बना के कि जो यूक्रेन है वो नेटो का मेंबर बनने जा रहा है, इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बने, क्योंकि नेटो जो है वो ऑब्वियसली वो अमेरिका उसमें शामिल है और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज शामिल हैं जो कि रशिया के खिलाफ हैं। इस वजह से रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, तो उसने एक बहाना बना के नेटो का कि भाई आप नेटो का मेंबर ना बने, इसलिए जो है वो अटैक कर दिया। ठीक है, और इस टाइम पे वॉर चल रही है और रशिया जो है वो कीव जो उनका कैपिटल है यूक्रेन का, वहां पे उसके बहुत पास पहुंच चुका है। तो अब सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं 20वीं सेंचुरी के यूक्रेन की। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, जिसका हमारे साथ लिंक है उसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बिफोर यूएसएसआर कि यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर रशिया जो है जिसको हमने सोवियत यूनियन कहा, ठीक है, यहाँ पे आपको मैप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नंबर 1 पे जो है सोवियत यूनियन है और बाकी ये जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं 15 कंट्रीज ऑलमोस्ट ये बनते हैं। ये 15 कंट्री यूएसएसआर का हिस्सा थे। यानी जब रेवोल्यूशन नहीं आया था 1917 से पहले की अगर हम बात करते हैं सोवियत यूनियन से पहले की, तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन से पहले क्या था, यानी कि सोवियत यूनियन से पहले जो है वो यूक्रेन जो है आमतौर पे पोलैंड वगैरह का या फिर ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो थी उसका हिस्सा था। जो ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये यूरोपियन जो कंट्रीज थे उनका हिस्सा यूक्रेन रहा, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा, बहुत कम इंडिपेंडेंट कंट्री ये रहा। ठीक है, उसके बाद जब 1917 के अंदर जब बुल्शेविक रेवोल्यूशन आया रशिया के अंदर, तो रशिया ने क्या किया जी, सोवियत यूनियन बना और उसने आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक के ऊपर कब्जा किया या उनको अपने साथ शामिल कर लिया। ये जो आपको यहाँ पे नंबर 6 पे दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन है इस टाइम पे। ठीक है, यहां पे आप देखिए तो ये नंबर 6 वाला यूक्रेन है और ये भी जो है सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। ये सारे वो कंट्रीज जो सोवियत यूनियन का पार्ट बने ये इसमें मोस्टली इसीलिए पार्ट बने सोवियत यूनियन का, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर था और जो एथनिसिटी थी वो रशियन थी किसी ना किसी लिहाज से। वहां पे रशियन लैंग्वेज बोली जाती थी या रशियन कल्चर था, जिस वजह से जो है वो उनका हिस्सा बने, सोवियत यूनियन का हिस्सा बने। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर्स रही यानी कि 1922 से लेके 1939 तक के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो रशिया था उसको सोवियत यूनियन कहा गया उस टाइम पे, और सोवियत यूनियन का जो पार्ट था वो यूक्रेन भी उसका पार्ट था। तो 1939 से लेके यानी 1939 से लेके 1944 तक ये एक्सिस पावर के अंदर गया, यानी जर्मनी और जो इटली एक साइड पे थे तो उनके अंदर जो है वो यूक्रेन चला गया रशिया से निकल के, क्योंकि रशिया अलाइड पावर्स में शामिल था। ठीक है, उसके बाद 1944 से लेके 1953 तक की अगर बात करें तो उस टाइम तक रशिया जो है, यूक्रेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। ठीक है, और 1954 में क्योंकि क्रीमिया पहले ही जो है वो रशिया के हाथ में जा चुका था जब रेवोल्यूशन आया था रशिया का उस टाइम पे, और उन्हीं के पास ही था 1917 के बाद से, तो इसलिए क्रीमिया जो है वो 1954 में जो है वो वापस किया गया। क्योंकि अब जब यूक्रेन फुल टाइम शामिल हो गया रशिया के साथ या सोवियत यूनियन के साथ, जिस टाइम उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, तो इसलिए फिर सोवियत यूनियन ने क्या किया, क्रीमिया का इलाका भी जो है वापस कर दिया, जो एक्चुअली में जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है ये सारे के सारे इशू के बीच में। उसके बाद 1954 से लेके 1991 तक यानी 1954 से 1991 तक जो है ये यूएसएसआर का हिस्सा ही रहा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा ही रहा, लेकिन जब 1991 में जो है वो सोवियत यूनियन टूटा, यूएसएसआर जो है वो टूटा, तो उससे बहुत से मुल्क जो है वो आज़ाद हो गए। ये सारे के सारे जो 15 कंट्रीज है ये आज़ाद हो गए, तो उसमें जो है ये भी शामिल था, यूक्रेन भी शामिल था जिसको आज़ादी मिली। अब उसके बाद हालात यहाँ पे नॉर्मल चलते रहे आज़ाद मुल्क की तरह, और रशिया भी ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो ऐसा कुछ करता।
उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ वॉर की, कि एक्चुअली में अब जो वॉर स्टार्ट हुई है इसके कॉजेज कहां से हमें मिलते हैं, या इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होती हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूक्रेन के अंदर जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो हमें दो तरह के नजर आते हैं, सबसे मेजर जो है, यानी यूक्रेन की दो तरह की डिवीजन है हमारे पास, कि यूक्रेन है एक साइड पे जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन है, ठीक है, एक साइड पे ईस्टर्न यूक्रेन आ गया हमारे पास जो रशिया के साथ लिंक कर रहा है जिसका बॉर्डर, और दूसरी साइड पे वेस्टर्न यूक्रेन है। तो जो वेस्टर्न यूक्रेन है, मगरबी यूक्रेन, ये जो है ये प्रो जो है मगरब है, ये प्रो वेस्ट है, या प्रो यूरोप आप इसे कह सकते हैं, कि यहां पे यूरोपियन कल्चर ज्यादा है और ये यूरोप को बहुत ज्यादा मानते हैं और यूरोप के साथ अलायंस चाहते हैं, गो कि ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, ये आप समझिएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे जो ईस्टर्न यूक्रेन है, ईस्टर्न यूक्रेन, इसकी जो एथनिसिटी है वो ज्यादा मैच करती है रशिया से, ठीक है, इसलिए वो ये चाहता है, या वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो रशिया के साथ लिंक बनाना चाहते हैं या रशिया के साथ रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं 1991 के बाद से वो ज्यादा अच्छी नहीं रही। तो जाहिर बात है जब इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी तो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको ज्यादा पावर मिलती है कि यार वो दोबारा से जो है वो अपने मदर कंट्री के साथ जुड़ें ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो। तो इसी वजह से यहाँ का जो ईस्टर्न जो पूरे का पूरा एक रीजन है, ठीक है, खास करके जहां पे ये चार हमने यहाँ पे नीचे वाले मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चार स्टेट्स हमें दिखाई देती हैं। तो ये वो चार स्टेट्स हैं जो कि हमेशा से ही यूक्रेन का कभी भी हिस्सा नहीं बनी हैं यूक्रेन के साथ, लेकिन हमेशा से यहाँ पे अलहदगी पसंद जो है वो मौजूद रहे, जो कि या तो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते यानी आज़ाद रियासत बनाना चाहते थे, या फिर वो रशिया के साथ शामिल होना चाहते थे। अब जैसे यहाँ क्रीमिया है तो ये रशिया के साथ शामिल हुआ, ठीक है, अब गो के हिस्सा ये सारे के सारे यूक्रेन का ही हैं, लेकिन ये चाहते हैं रशिया के साथ शामिल हो, और ये जो तीन बाकी जो स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। तो अब उसके बाद यहां पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किए हुए हैं, इस वजह से यहां पे जो है वो इस शामिल ये ना तो यूरोपीय यूनियन की साइड पे शामिल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेस्ट तो सपोर्ट करता है, ईस्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब रशिया की साइड भी शामिल नहीं हो सकते, क्यों कि रशिया की साइड शामिल हो तो वेस्टर्न सपोर्ट नहीं करते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो है, और मेजॉरिटी जो है वो वेस्टर्न्स की ही है, जो कि वेस्ट को 60 to 70% जो है वो लोग सपोर्ट करते हैं यूरोप को या यूरोपीय यूनियन में शामिल होने को, या नेटो में शामिल होने को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो शामिल हो सोवियत यूनियन में। तो जो 30% यहां लोग हैं ईस्ट के अंदर यूक्रेन की, वो शामिल होना चाहते हैं जी रशिया के साथ, वो ये चाहते हैं कि वो दोबारा से जो है वो रशिया का हिस्सा बन जाए, रशियन फेडरेशन का हिस्सा बन जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से अगर हम देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट कब हुआ, तो ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ 2013 से। 2013 से कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने कहा कि हमेशा से यहां पे दो ग्रुप एग्जिस्ट करते रहे हैं यूक्रेन के अंदर, एक जो है वो प्रो वेस्ट और दूसरा प्रो ईस्ट या प्रो रशिया है। तो 21 नवंबर 2013 को यहां के जो रशिया के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है, विक्टर योकोलोकस जो है, ये इनका बड़ा मुश्किल सा नाम है, खैर, तो ये जो विक्टर साहब थे ये प्रो रशिया थे, ठीक है, हमेशा से इन्होंने जितनी डील्स वगैरह की तो ये प्रो रशिया ही की। तो उस टाइम पे भी जो है एक एग्रीमेंट साइन होना था यूक्रेन का यूरोप के साथ, ठीक है, फ्री ट्रेड का, यूक्रेन यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट जो है, जिसको बाद में DCFTA कहा गया, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट साइन होना था, तो इसको साइन नहीं किया इन प्रेसिडेंट साहब ने, बल्कि इन्होंने क्या किया, रशिया के साथ मुआहदा कर लिया। इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ, और ये 21 नवंबर 2013 को होना था, जो कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों कि ये प्रेसिडेंट साहब प्रो रशिया थे और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था किसी भी सूरत कि भाई जो है यूक्रेन शामिल हो जाए यूरोप के साथ, क्योंकि यूरोप का मतलब क्या है, नेटो है, तो नेटो का मतलब क्या है, अमेरिका है, और अमेरिका का मतलब क्या है, सोवियत यूनियन का दुश्मन है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो प्रो यूरोपियंस थे, वो लोग थे जो यूरोप को सपोर्ट करना चाहते थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट की और उसको नाम दिया गया यूरो मैदान का, ठीक है, यूरो मैडन कहा जाए या यूरो मैदान आप इसे कह लें। ये फरवरी 2014 में जो है ये प्रोटेस्ट यहां पे स्टार्ट हुई, और इस प्रोटेस्ट को क्यों स्टार्ट किया गया, सिर्फ इसलिए या प्रो यूरोपियन जो लोग थे जो यूक्रेन के अंदर थे, जो वेस्ट की साइड पे ज्यादा थे, जो मैंने आपको कहा, या जो 70% वहां पे हैं, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो रोडों पे आ गए कि भाई आप रशिया की साइड पे ना जाएं, रशिया के साथ एग्रीमेंट ना करें, आप यूरोप के साथ जो है वो एग्रीमेंट करें, क्योंकि हम अपना फ्यूचर यूरोप के साथ देखते हैं। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि फिर जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने वहां उस टाइम के जो सदर साहब थे, ये विक्टर साहब, इनको जो है इनका मुआवजा किया, इंपीचमेंट की और इन्हें घर भेज दिया। इसके बाद जो है वो नए प्रेसिडेंट साहब आए, तो उन्होंने फिर क्या किया जी, 2016 के अंदर उन्होंने ये जो एग्रीमेंट था DCFTA का, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये गो के
कंप्लीटली यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं बना यूक्रेन, लेकिन उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ठीक है, वो जरूर कर लिया। किसके साथ जी? यूरोपीय यूनियन के साथ। और ये 1 जनवरी 2016 को हुआ। तो 2014 के बाद जो है, यानी फरवरी 2014 के बाद मार्च में जो है, अभी फरवरी ही का महीना था, लेकिन मार्च में जो है वो क्या हुआ जी, क्रीमिया जो था इसके ऊपर भी हमला करके, फरवरी के महीने में हमला किया गया, लेकिन मार्च में यहां पे रेफरेंडम करवाए। किसने करवाए? रशिया ने, और इसको अपने साथ शामिल कर लिया। अब यहां पे आप इस बात को जरा समझिएगा कि क्रीमिया की कहानी एक्चुअली में क्या है। अब यहां पे आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप के अंदर ये सारे का सारा जो है ये यूक्रेन है, और ये यूक्रेन की वो जो सेपरेटिस्ट स्टेट्स हैं जो कि यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि क्रीमिया जो है वो 1954 के अंदर जो है वो वापस किया गया। किसको वापस किया गया? यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए वापस किया गया। तो क्रीमिया जो है यहां पे, ये हमेशा से क्रीमिया ये चाहता था, या यहां का जो ज्यादा ग्रुप है वो ये चाहता है कि वो रशिया के साथ शामिल हो। तो ऐसे में जब यूक्रेन ने जो है, यूक्रेन के ज्यादा लोगों ने भी प्रो जो है वो यूरोप होने का सबूत दिया और प्रोटेस्ट की, तो जो क्रीमिया था इन लोगों ने जो है वो रशियन होने का सबूत दिया कि जब पुराने प्रेसिडेंट यानी विक्टर साहब जो थे उनको उतारा गया, ठीक है, विक्टर को उतारा गया, तो क्रीमिया के अंदर क्या हुआ, यहां पे एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। किसके लिए? एक तो रशिया के हक में स्टार्ट हुई, दूसरा विक्टर साहब के हक में स्टार्ट हुई, क्योंकि वो प्रो रशियन थे। तो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए जिस दिन उन्हें उतारा गया, ठीक है, उसी दिन ही क्या किया जी, उसी दिन ही जो रशिया था उसने अपनी आर्मी यहां पे यूक्रेन के अंदर भेज दी और एक वॉर स्टार्ट कर दी। छोटे पैमाने की वॉर थी, जिसके नतीजे के तौर पर उन्होंने क्रीमिया के अंदर, रशिया ने जो है वो कब्जा कर लिया 2014 के अंदर, ठीक है, फरवरी और मार्च 2014 में। और यहां पे खुद से ही रेफरेंडम करवा दिए, ठीक है, और रेफरेंडम करवा के इनसे पूछ लिया कि बताओ भाई क्रीमियन लोगों, आप किसके साथ शामिल होना चाहते हो। उनके ऊपर फौज भेज के, प्रोटेस्ट करवा के, जो कि पहले से भी जारी थी, तो उन्होंने कहा हम रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। गो कि रशिया अभी भी वहां पे, इस जो क्रीमिया का इलाका है ये रशिया के ही कब्जे में है, लेकिन इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इसे इंटरनेशनली जो है वो यूक्रेन का पार्ट ही समझा जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो स्टेट्स थी, ये जो बाकी स्टेट्स थी, ठीक है जी, डोनेट्स्क की स्टेट थी, ये जो दूसरी दो स्टेट्स थी, यहां पे भी प्रोटेस्ट हुई, और यहां पे भी जो है रशिया ने क्या किया, इनको सपोर्ट किया, और इनको सपोर्ट करके अपनी आर्मी जो है यहां पे भी भेजी, और इनको यहां पे सपोर्ट किया कि भाई आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो यूक्रेन से, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोप के साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, या वो यूरोपीय यूनियन की तरफ जाना चाहता था। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यह था कि जो नया जो प्रेसिडेंट आया था यूक्रेन का, वो प्रो रशिया था, सॉरी प्रो यूरोप था, और उसको रशिया को इस बात का पता था कि भाई अगर ये प्रो क्या है, प्रो यूरोप है, तो इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये नेटो का हिस्सा बन जाएगा। और जब अगर ये नेटो का हिस्सा बन गया और नेटो यहां पे आके बैठ गया रशिया के दामन के अंदर, ठीक है, रशिया के बॉर्डर के साथ, तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि ये यूक्रेन जो है वो पार्ट बने किसका जी, नेटो का। तो अब आगे बात को जरा समझिए कि अब पिछले साल क्या हुआ कि ये वॉर तो वहां पे हुई, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हालात मजीद खराब होते गए, लेकिन वो जो वॉर थी वो 2014 में जो स्टार्ट हुई वो स्टॉप हो गई। फिर 2021 के अंदर क्या हुआ, यूक्रेन ने दोबारा से नेटो से रिक्वेस्ट की, या खासकर अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि भाई वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। अब नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, यह बात काफी ज्यादा जो है दोबारा से परेशान कुन थी, किसके लिए, रशिया के लिए। तो ऐसे में रशिया ने जो है मजीद ये जो इलाकी पसंद जो स्टेट्स थी इनको मजीद जो है एम्पावर करना शुरू कर दिया, मजीद यहां पे जो है वो हालात खराब कर दिए, ताकि यूक्रेन किसी भी सूरत में ऐसा फैसला न कर सके। लेकिन फिर भी जो है वो यूक्रेन ने जो है बातचीत जारी रखी नेटो में शामिल होने के लिए, और उस साइड से भी जो है वो ये चाहता था, नेटो खुद भी या खासकर अमेरिका ये चाहता था, ठीक है, कि भाई नेटो को, यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए, ताकि रशिया के ऊपर जो है उसके बॉर्डर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये 2021 यानी पिछले साल से ये टेंशंस जो हैं वो स्टार्ट हुई और काफी ज्यादा तेज हो गई। फिर इस साल फरवरी 21 के अंदर जो है रशिया ने क्या किया कि ये जो दो स्टेट्स थी, ये जो यहां पे आपको अलहदगी पसंद दिखाई दे रही हैं, इनको सबसे पहले तो 21 फेब को इंडिपेंडेंट स्टेट्स मान लिया रशिया ने खुद से ही, और यहां पे मजीद आर्मी भेज दी और कहा कि ये जो है ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जैसे कि क्रीमिया है, और यहां पे आर्मी भेज दी। और ठीक 3 दिन बाद क्या किया जी, रशिया ने यूक्रेन के साथ, यानी कि 24 फरवरी 2022 को एक वॉर स्टार्ट कर दी, जो कि इस टाइम पे भी जारी है, और जो है वो कैपिटल कीव तक ऑलमोस्ट रशिया पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये वो सारे के सारी जो कहानी
कहानी बनी कि किस तरह से जो है वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया या अब यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने जा रहा है, इसलिए कि ये नेटो का मेंबर ना बने और ये जो कुछ अलहदगी पसंद इलाके थे इनका बहाना करके इनको अपने साथ शामिल करके और यहां पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह और वॉर्स वगैरह के हालात पैदा करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अब कंसिक्वेंसेस क्या हैं, कि असरात इसके क्या हो सकते हैं सबसे ज्यादा, कि सबसे ज्यादा असरात क्या हो सकते हैं। यहां पे आप देखिए, एक साइड पे आपको दिखाई दे रहा है मैप के अंदर नेटो मेंबर्स हैं और दूसरी साइड पे जो है वो रशिया के मेंबर्स हैं। तो ये एक साइड पे रशिया है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे नेटो के मेंबर्स हैं। तो नेटो जो है वो तो ये चाहता है कि वो किसी तरह से यहां पे वॉर स्टार्ट कर सके, तो इसलिए अगर वॉर स्टार्ट होती है फिर तो हालात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 1-on-1 वॉर ही है दो ममालिक के बीच की, इसलिए हालात मुख्तलिफ हैं। तो इसके अगर कंसिक्वेंसेस की बात करें कि यार असरात क्या हो सकते हैं इसके, तो देखिए असरात में सबसे पहले इकोनॉमिक जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि हर रोज जो है वो जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं और मुसलसल ऊपर जाने की वजह से, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो जाहिर बात है उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की इफेक्ट होगी। इसी तरह से पॉलिटिकली जो हम देख रहे हैं जो अलायंसेस थे वो भी जो है वो तेजी से चेंज होते जा रहे हैं इस वॉर के नतीजे के तौर पर। अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि रशिया के ऊपर क्या आएगा, तो रशिया के ऊपर जैसे सैंक्शंस जो है इस टाइम पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, अमेरिका की तरफ से भी पाबंदियां लगाई गई हैं और यूके की तरफ से भी रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी रशिया इनकी परवाह नहीं कर रहा और मुसलसल उसने वॉर जारी रखी हुई है। अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, तो जो पॉसिबल सोल्यूशन इस टाइम पे दिखाई दे रहा है कि किसी भी टाइम पे अगर डायलॉग्स होते हैं यूक्रेन के साथ, जैसे भी स्टार्ट हैं डायलॉग, तो यूक्रेन को क्या होगा जी, मानना ही पड़ेगा कि ये जो इसके तीन जो इलाके हैं, एक तो क्रीमिया जो है वो रशिया का हिस्सा बन जाएगा, सबसे पहली बात, जो कि 2014 से रशिया के पास है, और दूसरे जो दो इलाके हैं वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स माननी पड़ेंगी, तब जाके मसला हल होगा। तो इसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि जो प्रो यूक्रेनी लोग हैं, जो 70% मैंने कहा, वही सिर्फ यूक्रेन बाकी बचेगा और बाकी जो ईस्टर्न यूक्रेन है 30% का, ये यूक्रेन से टूट जाएगा और नतीजे के तौर पे जो 70% वाला है वो यूक्रेन ही होगा और वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएगा और ये जो 30% बचे हुए हैं ये जो है वो रशियन ग्रुप को, ये रशियन फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल पॉसिबल सॉल्यूशन यही दिखाई दे रहा है, या रशिया जो चाहता है वो यही चाहता है कि ये जो इलाके हैं इनको सेपरेट कर दिया जाए यूक्रेन से, ठीक है, क्योंकि ये प्रो रशिया हैं और ये जो इलाके हैं इनको सेपरेट कर दिया जाए। तो फिलहाल यही अगर कुछ एग्रीमेंट होता है, अगर बड़ी पावर इसमें शामिल नहीं होती, तो यूक्रेन के ऊपर इसके ये असरात दिखाई दे रहे हैं हमें। उसके बाद अगर बात करते हैं अमेरिका और नेटो के ऊपर इसके क्या है, तो सॉफ्ट पावर जो अमेरिका एंजॉय कर रहा था, ठीक है जी, सॉफ्ट पावर आईआर के अंदर मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं कि आईआर में सॉफ्ट पावर क्या है कि बगैर जंग के ही जो है आपका इतना ज्यादा प्रेशर हो कि आपसे लोग डरते हो। तो वो जो ममालिक जो डरते थे नेटो से या अमेरिका से, उनका खौफ जो है वो कम होता जा रहा है और यही बात जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने ये बात कही भी है, ठीक है, कि भाई जब से जो बाइडेन आया है तभी जो है वो अफगानिस्तान से वापस निकला है और अफगानिस्तान से जब वापस निकला और जो है रशिया ने जब ये देखा कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को शिकस्त हो गई, तो उसको रशिया को यानी कि ज्यादा हिम्मत हुई यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की। इसलिए अमेरिका को अंदर भी जो है वो इंटरनली भी बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस वॉर के ऊपर। तो अमेरिका की जो पावर है वो हमें कम होती दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम दुनिया के ऊपर इसके साथ की बात करें, देखिए अनार्की वर्ड, वैसे ही हम ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि भाई दुनिया में अनार्की है, किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। और आप देख ले कैसे वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई अचानक से, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये WW3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, कि जो पहली दो वॉर्स थी वो भी इसी तरह से स्टार्ट हुई थी लेकिन वो वर्ल्ड वॉर्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये इस टाइम पे भी जो है वो कहा जा रहा है। एक तो अनार्की दुनिया में बढ़ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जो थ्रेट है WW3 का, वर्ल्ड वॉर 3 का, वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर। इसके कंसिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रीजन के ऊपर, तो हमें न्यू ब्लॉक जो है वो दिखाई दे रहा है। न्यू ब्लॉक अब कहा जा रहा है कि क्या हो सकता है, लेट्स सपोज यहां पे रशिया है, इसके साथ चाइना है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी जो है वो रशिया को सपोर्ट कर चुका है कि भाई यहां पे यूक्रेन के जो हालात हैं उसकी खराबी का जिम्मेदार अमेरिका है, चाइना ये बात कह चुका है। इसलिए जो है यहां पे रशिया, चाइना, फिलहाल इंडिया भी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। पाकिस्तान ऑलरेडी आप देखें कि इमरान खान साहब विजिट करके आ चुके हैं रशिया
रशिया का, इसलिए वो बेशक कहें कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक इकोनॉमिक ब्लॉक तो दिखाई दे रहा है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली या जियो इकोनॉमिक अप्रोच के तहत भी रशिया की तरफ जाता है और वहां से ऑयल वगैरह लेता है, तो इसका मतलब यह है कि ये किसी न किसी तरह से एक ब्लॉक हमें दिखाई दे रहा है। साथ में ईरान ऑलरेडी अमेरिका से दूर है और रशिया के करीब है, ठीक है। इसी तरह से टर्की भी अमेरिका से इस टाइम पे दूर है और रशिया के करीब है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं टर्की हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान यहां पे हो गया और ये रशिया हो गया, तो ये सारे का सारा हमें एक ब्लॉक बनता हुआ यहां पे किसी ना किसी सूरत दिखाई दे रहा है, पॉसिबल, ठीक है। दूसरी साइड पे जो है वो नेटो का ब्लॉक वैसे का वैसा ही मौजूद है। अब डिफरेंट ओपिनियंस यहां पे हमें वॉर के अंदर दिखाई देते हैं। एक ओपिनियन दिखाई दे रहा है कि भाई हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो नेटो है वो भी इस टाइम पे दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है, यानी नेटो के अंदर यूएस और यूके जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, अमेरिका और जो बरतानिया है वो एक साइड पे हैं और यूरोप एक साइड पे है। किस तरह से एक साइड पे है कि इस टाइम पे जो यूएस है वो तो चाहता है कि एक वॉर लड़ी जाए, ठीक है। यूएस को हमेशा से माना जाता है कि यूएस की जो असला की हथियारों की जो इंडस्ट्री है उसको सरवाइव करने के लिए हमेशा वॉर्स चाहिए होती हैं, तो ये तो वॉर चाहता है। यूके भी जो है उसके हालात भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि वो भी शायद अमेरिका के साथ शामिल होकर चाहता है कि रशिया के खिलाफ वॉर लड़ी जाए ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके। लेकिन जो बाकी यूरोप है, ठीक है, वो यूरोप वॉर नहीं चाहता। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है, अगर हम बात करें कि यूरोप क्यों वार नहीं चाहता, पहला रीजन ये कि यूरोप ऑलरेडी WW1 और WW2 देख चुका, यानी यूरोप दो वर्ल्ड वॉर देख चुका और उसे पता है कि अमेरिका तो खुद तो बहुत दूर है और कंसिक्वेंसेस किसको भुगतने पड़ते हैं, यूरोप को, वहां पे तबाही और बर्बादी होती है। इसलिए अब यूरोपियंस बिल्कुल नहीं चाहते वार हो। दूसरा इसलिए भी नहीं चाहते कि यूरोप की जो आधे से ज्यादा ऑयल एंड गैस है, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट्स जो आ रही हैं बाहर से वो सारी की सारी रशिया से आ रही हैं, तो इसलिए जो इकोनॉमिकली है वो भी नहीं चाह रहा कि यूरोप जो है वो किसी तरह से रशिया के साथ वॉर लड़ी जाए। इसलिए जो नेटो है वो दो हिस्सों के अंदर हमें तकसीम दिखाई देता है। एक साइड पे बिग पावर है यूएस और यूके जो कि वॉर चाहते हैं किसी भी तरह, लेकिन दूसरी साइड पे जो यूरोप है वो वॉर नहीं चाहता। लेकिन यहां पे भी यूएस और यूके के अंदर भी जो है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं और वो क्या है, वो है कैपिटलिज्म वर्सेस न्यू लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म क्या है जी, हम ये जानते हैं कि आईआर के अंदर ये थ्योरी है और सिंपली न्यू लिबरलिज्म क्या है कि भाई दुनिया के अंदर बिजनेस किया जाए, ठीक है, और बिजनेस को परवान चढ़ाया जाए और दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर आया जाए और ये वॉर्स वगैरह खत्म की जाए। उस लिहाज से दुनिया को ये पता है, या खास करके जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, जो मल्टीनेशनल्स अमेरिका में हैं या यूके में हैं, उन्हें पता है कि अगर ये वर्ल्ड वॉर थर्ड बनती है तो ये न्यूक्लियर वॉर होगी। इसके नतीजे के तौर पे दुनिया ने तबाह ही होना है, उनके बिजनेसेस ने तबाह होना है, उनकी इकोनॉमीज ने तबाह होना है। इसलिए जो न्यू लिबरल्स हैं वो बिल्कुल भी इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, चाहे वो यूके के अंदर हैं या यूरोप के अंदर हैं। वो ये चाहते हैं कि ये वॉर सिर्फ दो ममालिक के बीच की रहे, रशिया जो भी यूक्रेन के साथ करता है करे, हम एज ए सिंपैथी जो है वो उनके साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन इस वॉर का हिस्सा ना बने, क्योंकि इस वॉर का हिस्सा अगर नेटो बनता है तो उसका नतीजा क्या होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और वर्ल्ड वॉर 3 में ऑलरेडी रशिया ये धमकी दे चुका है कि भाई वो क्या करेगा, वो जो भी मुल्क शामिल होगा उसे नहीं छोड़ेगा, यानी वो एटॉमिक हथियार अगर यूज करता है तो ऑब्वियसली फिर दुनिया तबाह ही होगी। और बिजनेसमैन लोग जो कि खरबों का सरमाया लगा के बैठे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो, गो कि वो ये चाहेंगे कि कोई नहीं, अगर मासूम मरते हैं तो वो मरें, ठीक है। वो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की, तो देखिए पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इस टाइम पे एक इल्जाम लग रहा है कि जो इमरान खान साहब जो है उन्होंने रशिया को जो विजिट किया वो भी ऐसे टाइम पे कि जब पूरी दुनिया जो है वो मुखालिफत में थी, खासकर कि पूरी दुनिया से मुराद नेटो ही है, ठीक है, जो आज से 75 साल पहले तक हम जो है वो नेटो के साथ ही चलते रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है वो अचानक से इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी चेंज की इस हुकूमत ने और वो रशिया चले गए, तो एक तनकीद हो रही है कि भाई आपने जो है वो पहले तो हमारे साथ चलते रहे, अब आपने पॉलिसी शिफ्ट कर ली, तो उससे भी हमें जो है वो पाकिस्तान के हालात जो है वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। गो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब अपना फायदा देखेगा, लेकिन क्योंकि दुनिया ज्यादातर जो है मेजॉरिटी में वो रशिया के खिलाफ है, तो अगर रशिया के खिलाफ है तो ऑलरेडी इसका मतलब पाकिस्तान के पहले ही खिलाफ थी, तो बाकी भी जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो दुनिया में जा रहा था वो मजीद खराब हो सकता है। लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मे भी फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान का फायदा नहीं चाहा, लेकिन अगर रशिया पाकिस्तान की हेल्प करता है ऑयल के सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, तो पाकिस्तान को इसका फायदा भी हो सकता है। यानी एक तो गुड असरात है कि भाई पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसने रशिया अमेरिका की बात नहीं सुनी, फिर भी रशिया का दौरा किया और रशिया के साथ ये नहीं कि उन्हें सपोर्ट कर रहा है बल्कि सिर्फ दौरा किया, ठीक है।
और बुरे असरात क्या हैं कि जो वेस्ट है उसका प्रेशर बढ़ेगा और हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे ऑलरेडी, क्योंकि हम आईएमएफ के बेल पैकेजेस ले रहे हैं और आईएमएफ का नाम मतलब अमेरिका है। इसका मतलब यह है कि आईएमएफ हमें पैसे देने से मना कर सकता है या हमारे लिए शराइत मुश्किल कर सकता है। इसी तरह से एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है वो मजीद हमारे लिए टफ हो सकती है और होगी, क्यों कि अमेरिका हमें कभी भी वहां से निकलने नहीं देगा, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ ट्रेड करे। इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन कम्युनिटी जो है उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई आप, क्योंकि फॉरेन जितनी भी पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो सारी की सारी नेटो कंट्रीज में आमतौर पर रहती है अगर आप देखें तो, ठीक है। रशिया के अंदर तो बहुत कम पाकिस्तानी है, तो इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, वहां पर उनकी लाइफ भी काफी टफ हो सकती है इसके नतीजे के तौर पर। और वर्ल्ड वॉर 3 की जो मैंने आपको कहा कि चांसेस कितने परसेंट हैं, परसेंटेज नहीं कही जा सकती, लेकिन हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती। इस टाइम पे दुनिया तकसीम है। अगर नेटो एक पेज पे आ जाती है और यूरोपियन कंट्रीज को इस बात के ऊपर एग्री कर लेती है कि वो मिलकर उसके खिलाफ स्ट्राइक करें, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। मे भी आज नहीं तो 6 माह बाद या साल बाद, अगर ये वॉर रुकती नहीं। या फिर इसलिए भी स्टार्ट हो सकती है कि अगर यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट नहीं होता और यूक्रेन अपने ईस्टर्न एरियाज को नहीं छोड़ता, क्योंकि रशिया अगर अब इतना ज्यादा पैसा लगा चुका और वॉर कर चुका तो ऐसा हो नहीं सकता कि यूक्रेन जो है वो इन एरियाज को लिए बिना जो है वो छोड़ दे, इसलिए रशिया इन एरियाज को लेने की कोशिश करेगा। तो अगर यूक्रेन एरियाज को छोड़ देता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर अल्टीमेटली जो है दुनिया मजीद वॉर की तरफ जाएगी। तो इसकी कंसिक्वेंसेस सबसे ज्यादा जो है वो गरीब ममालिक के ऊपर आएंगे, खास करके अगर पाकिस्तान की बात करें उसके ऊपर भी आएंगे। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, इकोनॉमी जो है वो नीचे जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे ममालिक के लिए जिनके पास ऑयल नहीं। इवन ऑयल की जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से। तो ये क्या है जी, ये हमारे पास रशिया यूक्रेन वॉर है। तो इसको यहां पे एंड करते हैं और आप हर पॉइंट पे जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं खुल के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।